यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन सीरीज़ का नेक्स्ट चैप्टर सेल डिवीज़न पढ़ने वाले हैं। सेल डिवीज़न पे जो क्वेश्चन आते हैं वो सिंपल टाइप के होते हैं। बस आपको क्रोमोसोम नंबर, डीएनए कंटेंट और जो डिफरेंट स्टेजेस होती हैं माइटोसिस की, मियोसिस की, उनके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए, है ना। उसके बाद ये क्वेश्चन काफ़ी ईजिली बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि अगर एक सेल के पास में 11 क्रोमोसोम है टोटल, कोई सेल है जिसके पास में कितने क्रोमोसोम है टोटल 11, ऐसे एक सेल के पास जिसके पास 11 क्रोमोसोम है, वो इनमें से क्या नहीं हो सकता। अब ये क्या नहीं हो सकता ये हमें बताना है। ऑप्शंस देखते हैं पहले। ऐसा सेल मियोसिस के अंदर नहीं जा सकता। हमारा क्वेश्चन क्या है? इट कैन नॉट अंडरगो मियोसिस। क्या ये मियोसिस के अंदर जा सकता है या नहीं जा सकता है? ऑप्शन में बोला गया नहीं जा सकता। क्या ये सही है या गलत, यही बताना है। इट कैन नॉट अंडरगो माइटोसिस, ये भी समझना है। इट कैनॉट बी अ जाइगोट, क्या ये जाइगोट नहीं हो सकता। इट कैनॉट बी अ ट्रिप्लॉइड सेल। तो हमें ये बताना है कि इनमें से ये क्या क्या नहीं हो सकता। अब पहले तो हम इसके कंसेप्ट को समझते हैं। भाई हमारे पास में एक सेल है जिसके पास में जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है दैट इज 11 क्रोमोसोम। अच्छा, 11 क्रोमोसोम को अगर हम प्लॉइडी के लेवल में चेंज करें तो हमारे पास में जो सेल होते हैं, क्या ये डिप्लॉइड सेल हो सकता है? नहीं। डिप्लॉइड सेल होने के लिए अगर हमारे पास 11 क्रोमोसोम है तो अब जब इसको आप डिवाइड करोगे तो 11/2 इज इक्वल टू 5.5। इसके अंदर में हैप्लॉइड स्टेज में जो सिंगल सेट है उसमें 5.5 क्रोमोसोम, मतलब 5 क्रोमोसोम और 1 क्रोमोसोम आधा, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। मतलब ये डिप्लॉइड सेल तो नहीं हो सकता। अच्छा, क्या ये हैप्लॉइड सेल हो सकता है? हाँ, हैप्लॉइड सेल हो सकता है। भाई ये हैप्लॉइड सेल है, ये सिंगल जीनोम सेट है, और जब ये डिप्लॉइड सेट बनाएगा तो 22 क्रोमोसोम हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हैप्लॉइड सेल हो सकता है। थोड़े से और चेक कर लेते हैं, क्या ये ट्रिप्लॉइड सेल हो सकता है? देखो, ट्रिप्लॉइड सेल होने के लिए 13, इस नंबर को 3 से डिविजिबल होना चाहिए था, क्योंकि जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा, क्या ये 3 से कटेगा? ये 3 से नहीं कटेगा, फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, पॉइंट्स में जाएगा, और पॉइंट्स में कभी भी क्रोमोसोम का नंबर नहीं आ सकता। क्रोमोसोम पूरा का पूरा एक क्रोमोसोम होता है, मतलब ये ट्रिप्लॉइड भी नहीं हो सकता, सिर्फ हैप्लॉइड हो सकता है। इसी तरह से आप इसको टेट्राप्लॉइड और भी चेक करोगे तो कुछ भी नहीं बनेगा। जो हमारे पास में 11 नंबर का क्रोमोसोम है, ये ऐसा सेल सिर्फ और सिर्फ हैप्लॉइड हो सकता है। ठीक है, अब हम ऑप्शंस चेक करते हैं। एक बार जब हमें ये क्लियर हो गया तो ऑप्शंस मिलाते हैं। ऑप्शंस में जाएंगे, पहला ऑप्शन है इट कैनॉट अंडरगो मियोसिस। देखो, हमने बताया कि जो 11 नंबर का सेल है, 11 क्रोमोसोम का, ये हैप्लॉइड सेल है, और आपको मालूम होगा हैप्लॉइड सेल कभी भी मियोसिस शो नहीं कर सकता। हैप्लॉइड सेल कभी भी मियोसिस नहीं कर सकता। मियोसिस सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड सेल शो करता है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, इट कैनॉट अंडरगो मियोसिस, ये सही है, क्योंकि हैप्लॉइड सेल मियोसिस नहीं कर सकता। इट कैनॉट अंडरगो माइटोसिस, क्या ये माइटोसिस भी शो नहीं कर सकता? ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे हैप्लॉइड सेल होते हैं जो माइटोसिस शो कर रहे होते हैं। मतलब ये ऑप्शन तो गलत है, ये माइटोसिस शो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, लेकिन क्योंकि कर सकता है इसलिए हम इसको कैन नॉट डेफिनेटली नहीं लगा सकते, है ना, कुछ में कर भी सकता है। इट कैनॉट बी अ जाइगोट। अच्छा, जाइगोट क्या होता है? जाइगोट एक तरह का डिप्लॉइड सेल है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ जो स्टार्ट होती है वो सिंगल सेल जाइगोट से स्टार्ट होती है, और जाइगोट 2 पेरेंट्स के गैमीट से फ्यूज होने से बनता है, इसलिए ये डिप्लॉइड होता है। लेकिन हमारा जो सेल हमने निकाला है वो तो हैप्लॉइड था, मतलब ये जाइगोट नहीं हो सकता। ये ऑप्शन ठीक है, इट कैनॉट बी अ जाइगोट। इट कैनॉट बी अ ट्रिप्लॉइड सेल, क्या ये ट्रिप्लॉइड सेल नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, क्योंकि ये नंबर जो है 11 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर ये 3 से डिविजिबल होता और हमें पूरा यूनिफॉर्म नंबर मिलता, एक फिक्स नंबर मिलता, तो ये ट्रिप्लॉइड हो सकता था। तो ये ट्रिप्लॉइड नहीं हो सकता, ये भी ठीक है। तो ये हमारे ऑप्शन है जिसमें ये मियोसिस के अंदर भी नहीं जा सकता, ये जाइगोट भी नहीं हो सकता, ये ट्रिप्लॉइड सेल भी नहीं हो सकता, ये सिर्फ और सिर्फ हैप्लॉइड सेल है और माइटोसिस कर सकता है। ये पहला क्वेश्चन था, इसमें आपको हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, मियोसिस, माइटोसिस कौन से सेल में हो सकता है वो क्लियर हुआ होगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमें 2 कल्चर मीडिया दिया हुआ है। एक कल्चर मीडियम ये दिया हुआ है ए, और दूसरा कल्चर मीडियम हमें ये दिया हुआ है बी। इन कल्चर मीडियम में हमने पहले वाले कल्चर मीडियम ए में 10 ईस्ट सेल,
जो ईस्ट सेल हैं 10 ईस्ट सेल टोटल ए कल्चर मीडियम में डाल दिए। बी कल्चर मीडियम में हमने 5 ई कोलाई के सेल डाल दिए। हमने क्या डाल दिए? 5 ई कोलाई के सेल इसके अंदर पुट कर दिए। अब इन कल्चर मीडियम में जो ए कल्चर मीडियम है हमने उसको 6 घंटे तक छोड़ दिया, और जो दूसरा बी कल्चर मीडियम था उसको हमने 2 घंटे तक सेल को डिवाइड होने दिया, छोड़ दिया। इतना होने के बाद जो फाइनल नंबर ऑफ सेल होंगे, ये NT क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? NTY का मतलब है फाइनल नंबर ऑफ ईस्ट सेल, और NTE का मतलब है फाइनल नंबर ऑफ ई कोलाई सेल। तो गिवन टाइम के बाद इनका रेशियो क्या आएगा? NTY रेशियो NTE। इसके लिए हमें सेल साइकिल टाइम, डुप्लीकेशन टाइम के बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए। देखो, ईस्ट का जो डुप्लीकेशन टाइम होता है, जो सेल साइकिल टाइम होता है, दैट इज़ 90 मिनट्स। ईस्ट का टाइम होता है 90 मिनट्स। वहीं पे अगर हम ई कोलाई की बात करें तो ई कोलाई का जो टोटल डुप्लीकेशन टाइम होता है दैट इज़ 20 मिनट्स। हर 20 मिनट में इसकी सेल साइकिल कंप्लीट होती है, अपना नंबर डबल कर लेता है, और ईस्ट जो है वो 90 मिनट में अपना नंबर डबल कर रहा होता है। अगर ऐसी कंडीशन है तो पहले हमें दोनों कल्चर मीडिया में कितनी बार सेल अपना डुप्लीकेशन करता है वो समझना होगा। इनका नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ डिवीजन निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ डिवीजन निकालने के लिए हमें ईस्ट का सेल साइकिल टाइम हमने पता कर लिया, ई कोलाई का सेल साइकिल टाइम हमने पता कर लिया। तो नंबर ऑफ डिवीजन आएगा टोटल टाइम डिवाइडेड बाय सेल साइकिल टाइम, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय देयर सेल साइकिल टाइम। टोटल टाइम है 90 मिनट्स, सॉरी 6 घंटे, ये हमने गलत लिख दिया। टोटल टाइम है 6 घंटे। 6 घंटे का सिंपल सा मतलब होता है 6 × 60 मिनट्स, और ईस्ट मल्टीप्लाई करता है 90 मिनट्स में। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 3 2, इसका मतलब 4 बार 4 टाइम्स ये डिवाइड करेगा। वहीं पर अगर हम ई कोलाई की बात करें, कल्चर मीडियम बी की बात करें, तो यहाँ पर टोटल टाइम दिया हुआ है 2 घंटे। 2 घंटे को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 2 × 60 हो जाएगा, और नीचे हमारे पास में 20 मिनट। तो ये काटेंगे इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 6। अब हमें फाइनल नंबर निकालना है। देखो, फाइनल नंबर निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है NT इज इक्वल टू n नॉट 2 की पावर n। इसमें भी हम यही लगाएंगे, NT इज इक्वल टू n नॉट मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर n। NT मतलब फाइनल नंबर ऑफ सेल, इनिशियल नंबर ऑफ सेल, और 2 की पावर कितनी बार डिवाइड कर रहा है उसको रेस कर देते हैं। यहाँ पर निकालें NT इज इक्वल टू जो ईस्ट के लिए है, दैट इज इनिशियल ईस्ट कितने सेल डाले गए थे? 10 सेल। यहाँ पर देखो 10 सेल डाले गए थे, तो यहाँ पे हम 10 लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और उसको रेज कर देंगे 4 से। यहाँ पे हम NTB निकालेंगे, इसको हम स्टार्टिंग में कितने ई कोलाई के सेल थे? 5। 2 की पावर कितना रेस करेंगे? 6। कितनी बार डिवाइड कर रहा है? 6 बार। अब इसको मल्टीप्लाई करने पे 10 × 16, क्योंकि 2 की पावर जो होती है 2 2 2 2 4 8 16, तो यहाँ पे 16। तो टोटल नंबर ऑफ सेल कितने आ जाएंगे? 160। अच्छा, 2 की पावर 6 अगर देखें तो 2 बार और मल्टीप्लाई कर दो, 32 और 64, तो 5 × 64। जब 5 को आप 64 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू कुछ आ जाएगी 20 30 32 320। अब जो नंबर आया है हमारे पास में ईस्ट का, NT ईस्ट का इस टू NT ई कोलाई का, दैट इज 160 320। डिवाइड कर दोगे तो 1:2। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसको नहीं याद रखते हैं। ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इससे अपने को याद रखना है। ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं जब हमें इनिशियल नंबर ऑफ सेल कुछ दिया हो, तो हमें यही फॉर्मूला यूज़ करना है। ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग एनाफेज स्टेज इन ह्यूमन सेल टोटल नंबर ऑफ सेंट्रियोल्स आर देयर। कितने सेंट्रियोल्स ह्यूमंस में जब एनाफेज स्टेज चलता है तो उस टाइम पर एक ह्यूमन सेल के अंदर कितने टोटल सेंट्रियोल्स प्रेजेंट हैं? सेंट्रियोल्स होते क्या हैं? सेंट्रियोल्स एक कंपोनेंट होते हैं सेंट्रोजोम का। सेंट्रोजोम नाम का एक ऑर्गेनेल होता है जिसमें 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं सेंट्रियोल।
टोटल कितने सेंट्रियोल होते हैं एक सेंट्रोजोम में? 2, और उसके ऊपर में एक एमॉर्फस मटेरियल की कवरिंग होती है, इसी को बोलते हैं सेंट्रोजोम, जिसमें 2 सेंट्रियोल होते हैं। जब एनाफेज स्टेज आता है, जब डिवीजन स्टेज आता है एनिमल सेल का, ह्यूमन सेल का, तो हमारे सेल के पास में टोटल 2 सेंट्रोजोम प्रेजेंट होते हैं। एक सेंट्रोजोम इधर और एक सेंट्रोजोम, ये इधर एक सेंट्रोजोम है और एक इधर सेंट्रोजोम है। और ये सेंट्रोजोम से स्पिंडल फाइबर निकल रहे होते हैं ये बाहर की तरफ, जो कि क्रोमोजोम से जाके जुड़ेंगे। टोटल सेंट्रोजोम का नंबर कितना है? 2। जो स्पिंडल एपरेटस होता है या माइटोटिक एपरेटस होता है, तो उसके अंदर टोटल कितने सेंट्रोजोम हैं? 2 सेंट्रोजोम यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। और 2 सेंट्रोजोम का मतलब है सेंट्रियोल कितने हो गए? 2 × 2 = 4 सेंट्रियोल्स। टोटल सेंट्रियोल्स कितने हो गए? 2 इसके पास में होंगे और 2 इसके पास में होंगे, प्लस कर देंगे तो हमारे पास में 4 सेंट्रियोल्स निकल करके आएंगे जब एनिमल सेल का डिवीजन होता है। अगर ये प्लांट सेल बोलता तो यहाँ पर 0 हो जाता है। आपको मालूम होगा प्लांट सेल का जो डिवीजन होता है वो एनेस्ट्रल होता है, वहाँ पे सेंट्रोजोम इन्वॉल्व नहीं होता। कुछ अदर प्रोटीन्स होते हैं जो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर एनेस्ट्रल टाइप का माइटोसिस होता है, जबकि एनिमल्स में 2 सेंट्रोजोम होते हैं जिसको बोलते हैं एम्फीएस्ट्रल, मतलब एक इस साइड पे और एक इस साइड पे। तो हमारा ऑप्शन हो गया 4 सेंट्रियोल्स। 4th क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द गिवन सेल कैन एंटर इनटू जी-नॉड स्टेज? इनमें से कौन सा सेल हमारा जी-नॉड स्टेज में एंटर कर सकता है? तो जी-नॉड स्टेज पहले तो होता क्या है? क्विसेंट स्टेज, जहाँ पर सेल अपनी डिवीजन प्रॉपर्टी को लूज कर देता है और डिफरेंशिएट होकर के मैच्योर हो जाता है और एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने लग जाता है। तो जब भी कोई सेल जी-नॉड फेज में एंटर करता है तो वो वहाँ पर क्या होता है कि अपनी डिवीजन प्रॉपर्टी को लूज कर देता है। और कहाँ पे एंटर करता है? माइटोसिस में, जो G1 फेज होता है। भाई माइटोसिस को जब हम डिवाइड करते हैं G1S, G2 और M फेज, तो G1 फेज का जो एंड होता है यहाँ से सेल साइकिल के बाहर जी-नॉड फेज में निकल करके वापस आ जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जी-नॉड फेज। अब जी-नॉड फेज में कोई से भी प्लॉइडी का सेल एंटर कर सकता है। हैप्लॉइड सेल भी होते हैं बहुत सारे ऐसे हैप्लॉइड सेल जो जी-नॉड फेज में होते हैं। पर्टिकुलरली अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो बहुत सारे हैप्लॉइड सेल जी-नॉड फेज में एंटर करते हैं। डिप्लॉइड सेल तो प्लांट्स एनिमल्स दोनों में ही देखने को मिल सकते हैं जी-नॉड फेज में। ट्रिप्लॉइड सेल भी मैच्योर होकर के कुछ फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। हेक्साप्लॉइड सेल भी मैच्योर होकर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर जितने भी सेल होते हैं वो अपने आप को मैच्योर कर लेते हैं एंड कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं, फंक्शनल। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पास में जी-नॉड फेज। तो ये सारे ऑप्शन आपके लिए ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन में हमसे बोला गया है टोटल टाइम टेकन फॉर मियोसिस इन केस ऑफ ह्यूमन फीमेल कैनॉट बी। जो ह्यूमन फीमेल अपने मियोसिस को परफॉर्म करने के लिए टोटल टाइम लेती हैं वो इनमें से क्या नहीं हो सकता? अच्छा, ह्यूमंस के अंदर में फीमेल में मियोसिस जब होता है तो मियोसिस कब होता है? ड्यूरिंग एग फॉर्मेशन। oocyte मदर सेल या फिर जो मदर सेल होती है एग मदर सेल, उसके अंदर मियोसिस स्टार्ट होता है और एग का फॉर्मेशन होता है। जो मियोसिस होता है फीमेल्स के अंदर में, ह्यूमन फीमेल्स में, वो कहाँ पर स्टार्ट होता है? एम्ब्रियो स्टेज में। जो फीमेल में मियोसिस स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है एम्ब्रियो स्टेज में। जब फीमेल अपने एम्ब्रियो स्टेज में होती है तो उसकी बॉडी में बहुत सारे ओवरियन फॉलिकल्स बनकर रेडी हो जाते हैं। ये ओवरियन फॉलिकल्स मियोसिस के अंदर एंटर करते हैं लेकिन मियोसिस कंप्लीट नहीं करते, ये जाकर डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट हो जाते हैं। जो डिप्लोटीन स्टेज होता है वहाँ जाकर के अरेस्टेड फेज में रहते हैं, रुके हुए रहते हैं। फिर जब प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी ह्यूमंस के अंदर में, फीमेल्स में कब तक आती है? मिनिमम 13 ईयर्स, है ना, अराउंड 13 ईयर्स प्यूबर्टी आती है। प्यूबर्टी के हर महीने, प्यूबर्टी से लेकर हर मंथ एक जो ओवम होता है वो मैच्योर होता है और मैच्योर होकर के मियोसिस कंप्लीट करता है और मियोसिस कंप्लीट करके एक एग सेल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो टोटल टाइम जो एम्ब्रियो से लेकर के एक मियोसिस कंप्लीट करने में लगा वो क्या हुआ? 13 ईयर्स। लेकिन अब ये मियोसिस, ये प्रोसेस कितने सालों तक चलता है? ये प्रोसेस कंप्लीटली चलता है अप्रॉक्सीमेटली 40 to 45 ईयर्स। जब लास्ट बार मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है 45 ईयर्स, जिसके बाद कोई एग सेल प्रोड्यूस नहीं होता। तो जो लास्ट एग सेल होगा उसको टोटल मियोसिस का टाइम कितना लगा होगा? 45 ईयर्स।
ठीक है। तो मिनिमम 13 ईयर्स और मैक्सिमम मतलब जब उसका प्यूबर्टी खत्म हो वो एग लेइंग फेज खत्म हो जाता है, रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हो जाता है, मेनोपॉज आ जाता है। तो अब हमें यहाँ पे बताना है कि फीमेल के अंदर, ह्यूमन फीमेल में मियोसिस का टाइम क्या नहीं हो सकता। क्या 1 घंटा हो सकता है? नहीं। क्या 2 साल हो सकता है? नहीं। क्या 5 साल हो सकता है? नहीं। कम से कम 13 से लेकर के 40-50 साल, तो मतलब यहाँ पर ये 28 साल इसका क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, मतलब ये 28 ईयर्स होगा। तो यहाँ पे ह्यूमन फीमेल्स में जो मियोसिस होता है गैमीट फॉर्मेशन के दौरान, वो एग जा करके डिप्लोटीन में अरेस्ट हो जाता है और वो कई सालों तक उसी में अरेस्ट रहता है, इसलिए ये काफ़ी प्रोलॉन्ग्ड फेज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6th क्वेश्चन, अ सेल इज इन डायाड स्टेज। एक सेल जो है वो डायाड स्टेज है। डायाड स्टेज कब आती है? जब कोई डिप्लॉयड सेल मियोसिस 1 के अंदर एंटर करता है। मियोसिस 1 के बाद 2 सेल बनते हैं। ये मियोसिस 1 है, जिसके बाद में डायाड ऑफ सेल मिलता है, डायाड ऑफ सेल। फिर ये एक एक बार डिवाइड करता है और टेट्राड ऑफ सेल मिलता है हमारे पास में, टेट्राड ऑफ सेल, है ना। ये मियोसिस 2 के बाद मिलता है। तो अभी हमें यहाँ पे बताया गया है कि एक सेल है इन द डायाड स्टेज, मतलब इस वाले स्टेज में, मान लो ये वाला सेल हम बात कर रहे हैं इसकी, ऑफ मियोसिस। इट पोजेसेस 34 पिकोग्राम ऑफ डीएनए। इसके पास में टोटल डीएनए कंटेंट कितना है? 34 पिकोग्राम। व्हाट वुड बी द डीएनए कंटेंट इन पिकोग्राम ड्यूरिंग द मेटाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस। इसी इंडिविजुअल का अगर कोई सेल होता, डिप्लॉयड सेल, मान लो ये मियोसिस में एंटर नहीं करता, ये माइटोसिस में एंटर करता, मान के चलो अगर ये माइटोसिस में एंटर करता, तो माइटोसिस में एंटर करने पर जो मेटाफेज स्टेज आएगी, उस मेटाफेज स्टेज में इसका डीएनए कंटेंट क्या होगा। ठीक है, आपको मालूम होगा जब हम माइटोसिस चलाते हैं तो उसका जो मेटाफेज स्टेज होता है वहाँ पे डीएनए कंटेंट कितना होता है बेटा? डीएनए कंटेंट 2N4C होता है। ठीक है, और अगर हम डायाड स्टेज की बात करें तो जब मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है तो जो जेनेटिक मटेरियल बचता है वो NN2C। अब यहाँ पर देखो, जेनेटिक कंटेंट यहाँ पे 2C है और यहाँ पे 4C, मतलब जो आंसर आएगा वो हमारा डबल आएगा एज कम्पेयर टू 34 पिकोग्राम। तो 34 पिकोग्राम का जब हम डबल कर देंगे तो हमारे पास में आएगा 868 पिकोग्राम। तो ये हमारे पास में आंसर हो जाएगा 68 पिकोग्राम। इस तरह से आप इसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं। 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन में बोल रहा है कि हाउ मेनी क्रोमेटिड्स आर देयर इन अ ह्यूमन सेल ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर मियोसिस के दौरान मिलने वाला एक प्रोसेस है जो कि कब होता है? पैकाइटिन स्टेज में, पैकाइटिन स्टेज। अच्छा, पैकाइटिन स्टेज खुद कौन से स्टेज का पार्ट होता है? प्रोफेज 1। पैकाइटिन स्टेज खुद किसका पार्ट होता है? प्रोफेज 1 का। हमें एक चीज़ ज़रूर मालूम होगी कि भाई प्रोफेज 1 में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कितना होता है? 2N4C। 2N का मतलब है डिप्लॉयड सेल और 4C का मतलब है कि हर एक क्रोमोसोम के पास 2-2 क्रोमेटिड्स हैं। हर एक क्रोमोसोम के पास 2-2 क्रोमेटिड्स हैं, 2-2, और क्रोमोसोम यहाँ पर 2 हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि हाउ मेनी क्रोमेटिड्स ह्यूमंस में पाए जाएंगे ड्यूरिंग पैकाइटिन स्टेज। अच्छा, ह्यूमंस का जो 2N स्टेज है वो क्या होता है? 46। हमारे पास टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, और अगर सारे के सारे क्रोमोसोम 4C स्टेज में हैं, 4C मतलब हर किसी के पास 4-4 क्रोमेटिड्स है, 1 2 3 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें बताया है कि टोटल क्रोमेटिड्स कितने होंगे, तो इसका हमें डबल करना है। भाई 46 क्रोमोसोम है लेकिन हर क्रोमोसोम पे 2-2 क्रोमेटिड्स हैं, 1 2 1 2। तो जब हम इसको डबल कर देंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 92। तो टोटल क्रोमेटिड्स कितने हो जाएंगे? 92। टोटल क्रोमोसोम कितने थे? 46। तो इस तरह से हम टोटल क्रोमेटिड्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमसे पूछा गया है कि भाई प्रोटीन सिंथेसिस किसी सेल में, अगर सेल डिवीजन का बात करें, सेल साइकिल की बात करें, तो उसके डिफरेंट स्टेजेस में किसी सेल में प्रोटीन सिंथेसिस किन स्टेजेस में देखने को मिलता है और किन स्टेजेस में देखने को नहीं मिलता, ये हमें कवर करना है। प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है ना, उसके लिए ज़रूरी है कि डीएनए क्रोमैटिन की फॉर्म में हो। हमारे पास में जो क्रोमैटिन होता है उसमें डीएनए कंडेंस्ड फॉर्म में दिखाई पड़ता है, लेकिन कंडेंसेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती। यहाँ पर डीएनए कंडेंस्ड तो होता है लेकिन कंडेंसेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती है। कुछ जगहों पे ज़्यादा कंडेंसेशन होती है और कुछ जगहों पे कंडेंसेशन कम होती है ना। इसको बोलते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन बनता है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से। अच्छा, इस क्रोमैटिन में कहीं पर तो
पैकेजिंग कम है और कहीं पर ज़्यादा है। अगर आप ध्यान से देखो तो कहीं पर पैकेजिंग कम है और कहीं पे ज़्यादा है। जिस पे कम है इसको बोलते हैं यूक्रोमैटिन, जहाँ पे ज़्यादा उसको बोलते हैं हेट्रोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन। मज़ेदार बात ये होती है कि जो यूक्रोमैटिन होता है यहाँ पे डीएनए लूजली पैक्ड होता है, तो ये ईजिली प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा होता है, जबकि हेट्रोक्रोमैटिन ईजिली प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं कर रहा होता, लेकिन यूक्रोमैटिन प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा होता है। जब भी क्रोमैटिन की फेज़ में मिलता है हमारा डीएनए, कब मिलता है? पूरे इंटरफेज में, सारे इंटरफेज में, साथ में जी नॉड फेज में, जब उसको काम करना होता है वो क्रोमैटिन फेज में मिलता है। और जब तक क्रोमैटिन फेज में डीएनए मिलेगा तब तक वो प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है। लेकिन जब उसको मेटाफेज या फिर एम फेज शो करना होता है, जो एक्चुअल डिवीजन फेज है, तो वहाँ पे क्रोमैटिन कंडेंस होकर के क्रोमोजोम का फॉर्मेशन कर देता है। क्रोमोजोम के अंदर में डीएनए काफ़ी ज़्यादा कंडेंस्ड होता है, इतना ज़्यादा कंडेंस्ड होता है कि यहाँ पे डीएनए से प्रोटीन बनाना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे डीएनए से प्रोटीन बनाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो जब भी हमारा डिवीजन फेज एम फेज में क्रोमोजोम बन जाएगा तो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो सकती, क्योंकि डीएनए इतना कंडेंस हो चुका है कि उसको फंक्शन करना पॉसिबल नहीं होता। तो बस हमें यहाँ पर जितने भी एम फेज के स्टेज हैं, माइटोसिस फेज के स्टेज हैं, उनको काटना है। तो किस में प्रोटीन सिंथेसिस होगा? जी नॉट फेज में बिल्कुल होगा, एस फेज में बिल्कुल होगा। मेटाफेज एम फेज का स्टेज है, नहीं होगा। मेटाफेज 1 में भी नहीं होगा, एनाफेज 1 में भी नहीं होगा। G1 फेज में बिल्कुल होगा, G2 फेज में बिल्कुल होगा, एनाफेज 2 में नहीं होता। अगर पूरे माइटोसिस फेज या मियोसिस फेज की बात करें तो वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं चल सकता, क्योंकि जो हमारा डीएनए है वो क्रोमोसोम फॉर्म में दिखाई पड़ रहा होता है। 9th क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 9th क्वेश्चन काफ़ी कॉम्बिनेशन के ऊपर में है, मियोसिस को समझने में मदद करता है। इसमें पूछा गया है, अगर हमारे पास में 12 क्रोमोसोम है किसी डिप्लॉयड सेल में, देन हाउ मैनी डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम इज पॉसिबल ड्यूरिंग द मेटाफेज 1। अब मेटाफेज 1 में क्रोमोसोम कैसे अलाइंग होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ पेयर या फिर होमोलोगस पेयर की फॉर्म में क्रोमोसोम बाइवेलेंट्स की फॉर्म में अलाइंग होते हैं। जैसे हमारे पास में मान लो एक क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम नंबर 1 है ना। अब इसकी एक और कॉपी होगी हमारे पास में, ये क्रोमोसोम नंबर 1, ये भी क्रोमोसोम नंबर 1। जब मेटाफेज 1 आता है तो मेटाफेज 1 में ये बाइवेलेंट्स की फॉर्म में ऐसे अरेंज हो सकते हैं। ये एक तरीका है, ठीक है। पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दूसरी पॉसिबिलिटी ये दूसरी तरह से अरेंज हो जाए, ये ऐसे अरेंज हो जाते हैं। भाई ये भी तो इक्वली बेस्ट पॉसिबिलिटी है कि ये ऐसे अरेंज होते हैं। जो येलो वाला साइड है वो इस तरफ होता और जो वाइट वाला साइड है वो इस तरफ होता है, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। तो मतलब एक बाइवेलेंट जो है उसके पास में 2 पॉसिबल अरेंजमेंट होते हैं हमेशा। तो एक बाइवेलेंट इज इक्वल टू 2 पॉसिबल अरेंजमेंट। लेकिन अब अगर हमारे पास में बाइवेलेंट्स का नंबर ज़्यादा हो, जैसे यहाँ पे बाइवेलेंट्स का नंबर कितना है? टोटल 12 है, तो बाइवेलेंट्स कितने बनेंगे? 6। भाई अगर 12 क्रोमोसोम है तो बाइवेलेंट्स कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 और 6। येलो वालों को इधर लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ये सब किससे जुड़े हुए हैं? स्पिंडल फाइबर से, इधर भी और इधर भी। अच्छा, जितने भी बाइवेलेंट्स हैं इनके पास में 2-2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर हम बाइवेलेंट्स की बात करें, हमने बताया था हर बाइवेलेंट के पास 2 पॉसिबिलिटी है, मतलब इसके पास 2 पॉसिबिलिटी है, इसके पास भी 2 पॉसिबिलिटी है, इसके पास भी अरेंज होने की 2 पॉसिबिलिटी है, इसके पास भी अरेंज होने की 2 पॉसिबिलिटी है। तो टोटल अरेंजमेंट कितने बनेंगे? 2 की पावर 6 जितने बाइवेलेंट्स हैं, या फिर 2 की पावर n कर सकते हो आप। n का मतलब होता है नंबर ऑफ बाइवेलेंट्स। यहाँ पे बाइवेलेंट्स 6 हैं और 6 की पावर जो आती है वो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 4 8 16 32 एंड 64। 1 2 3 4 5 6 64 डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट्स यहाँ पर इस पर्सन में बन सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ह्यूमंस की बात करें तो कितने तरह के गैमीट्स का कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं? हमारे पास 23 हैप्लॉइड सेट होता है, मतलब 23 बाइवेलेंट, तो 2 की पावर 23, जो कि बहुत ज़्यादा आ जाएगा, मिलियंस बिलियंस में चला जाएगा ये नंबर, ठीक है। तो इस तरह से हम कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं ये निकाला जा सकता है, जिसमें हमारे जो गैमीट्स बनते हैं वो इतने टाइप्स के बन सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 10th क्वेश्चन, जो कि हमारा लास्ट फाइनल क्वेश्चन है।
इसमें पूछा गया इफ़ देयर आर 30 क्रोमोसोम्स इन अ गैमीट, एक गैमीट है, गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं जिसके पास 13 क्रोमोसोम है, मतलब जीनोम में 13 क्रोमोसोम है। हाउ मैनी काइनेटोकोर, काइनेटोकोर क्या होता है, जो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के 2 प्रोटीन डिस्क होती हैं, एक प्रोटीन डिस्क ये और एक ये होते हैं काइनेटोकोर, काइनेटोकोर्स। तो 2 काइनेटोकोर पर सेंट्रोमियर होते हैं। इसमें डायरेक्टली पूछा गया है विल बी देयर ड्यूरिंग द एनाफेज 2 स्टेज, एनाफेज 2 स्टेज में कितने काइनेटोकोर प्रेजेंट होंगे। देखो एनाफेज 2 स्टेज में कितने, क्या जीनोटिक कॉम्बिनेशन मिलता है हमें, 2N 2C, है ना। हमें सिर्फ नंबर से मतलब है, यहाँ पे सारे के सारे क्रोमोसोम ऐसे वाले होते हैं, है ना, लेकिन 2N क्रोमोसोम हमारे पास में होते हैं और हर क्रोमोसोम के पास में कितने क्रोमेटिड्स होंगे, काइनेटोकोर होंगे 2-2। तो अगर 2N नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो काइनेटोकोर्स कितने हो गए, 4N। इसका डबल कर दो तो टोटल नंबर इज इक्वल टू 4N। अब हमें बोला गया है कि भाई 13 जो है वो जीनोमिक सेट है, N इज इक्वल टू 13, तो 4N कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 13। तो जब हम 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 4 और 52, तो 52 काइनेटोकोर हमें दिखाई पड़ेंगे ड्यूरिंग एनाफेज 1 स्टेज। तो इस तरह से हम चीज़ों को कैलकुलेट कर लेते हैं, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए निकाला जा सकता है। तो 10 क्वेश्चन हमने यहाँ पे पूरे कवर किए, जिससे मियोसिस, माइटोसिस और जर्नल जो इंटरफेज है उसको कवर करने की कोशिश यहाँ पर